अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब मैं जून 2007 के पेपर 2 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रीसेंट पेपर्स में इतने कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो सर इतने स्टोन एज के पेपर से क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जो आपके रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, उस पर प्रॉब्लम क्या है कि या तो ज़्यादातर ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, या उसमें लिमिटिंग फैक्टर प्लस ऑप्शंस कंबाइन होकर आ रहा होता है, या वो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट्स के होते हैं। बिल्कुल जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन है ना, वो आपके रीसेंट पेपर्स में है नहीं। और रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चन में होता हाँ ये है कि ये जो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होती है ना, ये शुरू में कुछ पार्ट्स वो दे देता है ए अभी, ताकि कि जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना है अकाउंटिंग में, वो उन कैलकुलेशंस के जरिए पास हो जाए। क्योंकि डेफिनेटली जो धक्का मार स्टूडेंट्स हैं, वो आगे के जो टेक्निकल पार्ट्स है उसमें मिस्टेक्स करेंगे। लेकिन ये जो पुराने क्वेश्चन है ना, एक तो ये कि दीज आर quite easy in comparison to the papers of in comparison to the questions of the recent past papers। तो कोई नया लर्न कर रहा है ना मार्जिनल कॉस्टिंग को, तो सिर्फ उसकी बेसिक कैलकुलेशन से कॉमन कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट गुड। और मैंने जो अपने टॉपिकल पास पेपर्स कंपाइल किए, और टॉपिकल पास पेपर में अपने प्रिपेयर कर रहा था, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई वाज नॉट कंसिस्टेंट इन अपलोडिंग यूट्यूब वीडियोस। तो ऑब्वियसली वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, टॉपिकल पास पेपर भी कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो वो एक बर्डन अब खत्म हो गया है। तो उस पर मैंने जैसे जो मार्जिनल कॉस्टिंग के मैंने बेसिक्स के नाम से ही एक टॉपिक उसमें इंक्लूड किया, और उसमें मैंने पुराने सारे इजी क्वेश्चंस इंक्लूड किए। तो ग्रेजुअली, लेकिन मैं जो रीसेंट पेपर के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली उसमें ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग है, लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि मार्जिनल के एडवांस लेवल के सब टॉपिक्स है, तो वो ऑब्वियसली कवर कर, वो क्वेश्चंस भी मैं करूंगा ताकि वो टॉपिक्स भी कवर हो। और टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स में क्या होता है कि वो या क्वेश्चन वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, या एटलीस्ट उनसे तो काफी बेहतर क्वेश्चन है। और माइंडेड ये भी कि 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, अगर आपको एक कॉमन कैलकुलेशंस करना आती होंगी तो ही आप इनको सही कर पाएंगे, वरना आप इन पे भी मिस्टेक कर देंगे। Fernando manufactures three types of refrigerator for household, business, and factory use. The following data apply to the year ended 30 April 2007। ये देखिए सेल्स यूनिट्स है, ये क्वांटिटी है सेल्स की। यूनिट्स का मतलब है क्वांटिटी। और ये ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू है, ये रेवेन्यू है आपका। और देखिए आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट है। तो जिन कॉस्ट के साथ डायरेक्ट मेंशन हो ना, इसका मतलब वो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी करती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। आपको फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, फिर आपको हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है। अच्छा, एट टाइम्स अब जो क्वेश्चन है उसमें पर यूनिट में भी डेटा गिवन होता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई होती है, वेरिएबल कॉस्ट सारी पर यूनिट दी हुई होती है। For the year ended 30 April 2007, calculate for each type of refrigerator the contribution per unit, the contribution as a percentage of sales। ये है सी एस रेशियो। गिव आंसर्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 decimal places, वर्किंग्स मस्ट बी शोन। अब इस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के दो फॉर्मूलाज है, दोनों से एक प्रोडक्ट तो एटलीस्ट मैं आपको दोनों अप्रोच से करके दिखाऊंगा। लेकिन इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। तो उसमें इजियर वे आउट ये कि हम पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें, अगर मैं टोटल रेवेन्यू लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लूँ, और उसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट ज़्यादा होगी। तो जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में मल्टीपल अप्रोचेज होती है एट टाइम्स। तो जो क्विकर वे आउट है वो कोशिश कीजिए यूज़ करने की।
तो हाउस होल्ड है, जो पहले मेरा प्रेफर्ड फॉर्मूला है वो उसका फॉर्मूला 1 है, इसके दो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के। अभी सीपीयू लिख रहा हूँ, सीपीयू मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू सेव टाइम। अब इसका टोटल रेवेन्यू 240 है, 240,000 है। फिर इसकी डायरेक्ट मटेरियल जो है 96,000 है, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये है 48,000, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं, इसके यूनिट से 2400, तो ये आ जाएगा $20 पर यूनिट। हाउस होल्ड को ही मैं आपको फॉर्मूला 2 से भी करके दिखा देता हूँ। इसके लिए कि मुझे ये पर यूनिट डेटा जो है वो बनाना पड़ेगा इसका। अब देखिए, जैसे मैं हाउस होल्ड को बताता हूँ कि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल रेवेन्यू को, अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं यूनिट सोल्ड से, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल है, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दूं। अच्छा, अब आप में से सकता है कुछ लोग ये पूछे कि सर एट टाइम्स तो प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट डिफरेंट होते हैं। तो वन ऑफ द एजम्पशंस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग इज प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स मार्जिनल में सेम एज्यूम किए जाते हैं, अनलेस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन हो। तो उसमें जो सेल्स के यूनिट्स हैं वही प्रोडक्शन के भी यूनिट्स होंगे। ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आ गया। इसी तरह 72,000 को अगर मैं 2400 से कर दूं, तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह 24,000 को मैं 2400 से कर दूं, तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, डायरेक्ट मटेरियल 40 है, डायरेक्ट लेबर 30 है और वेरिएबल ओवरहेड 10 है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मैं करूंगा 100 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10। तो आप देखिएगा वही $20 पर यूनिट आया। अच्छा, कॉस्टिंग में ये कि आंसर के हिसाब से उसका यूनिट जरूर सही लगाएं, कि वो जैसे यूनिट्स हैं, या वो डॉलर है, या वो परसेंटेज है, या वो डॉलर पर यूनिट है, या वो कोई मटेरियल पर यूनिट है, या वो लेबर आवर्स पर यूनिट है। कॉस्टिंग में फाइनल आंसर के साथ यूनिट जरूर सही लगाएं, वरना आपको फाइनल आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉस्टिंग में हम डिफरेंट यूनिट्स पे चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल में तो हर चीज़ आपकी डॉलर में ही होती है, मनी वैल्यू में होती है, लेकिन कॉस्टिंग में और भी क्वांटिटीज होती है। अच्छा, फिर बजाय मैं अभी A2 करने के, मैं हाउस होल्ड का आपको CS रेशियो भी निकाल के दिखा देता हूँ।
सी एस रेशियो का होता है अ, या तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल रेवेन्यू सी एस रेशियो का एक और फॉर्मूला भी है। सी एस रेशियो परसेंटेज टर्म्स में, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इट शोज के कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है। तो दिस इज लाइक द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दिस इज हायर द बेटर। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 48,000 है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, इसका टोटल रेवेन्यू है 240,000। तो ये आएगा आपका 20%। इसी तरह मेरे पास पर यूनिट डेटा अवेलेबल है, मैं आपको फॉर्मूला 2 से भी करके दिखा देता हूँ। अगर सी एस रेशियो आप सही कैलकुलेट करेंगे, दोनों प्रोसेस से आपकी परसेंटेज सेम आएगी। हाँ, अगर आपका सी एस रेशियो डेसिमल्स में, तो कुछ माइनर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टिल वैल्यूज काफ़ी क्लोज होंगी दोनों एक दूसरे के। इस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है और मेरी सेलिंग प्राइस 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है 20%। अब जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है उसके लिए मैं वो एक ही फॉर्मूला से करूंगा। आपको एक प्रोडक्ट में आई थिंक सो मैंने दोनों प्रोसेस से करके दिखा दिया। दैट्स आई थिंक सो दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स गुड इनफ। तो इसका उसी प्रोसेस टोटल कंट्रीब्यूशन 20,700 है और इसके यूनिट्स हैं 900। इसका है $23 पर यूनिट। इसी का मैं सी एस रेशियो भी कैलकुलेट कर देता हूँ। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है 20,700। इसका टोटल रेवेन्यू है 108,000। तो अब ये डेसिमल्स में आ रहा है, मैं इसको आपको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। देखिए सी एस रेशियो, और उसने अब ये देखिए डेसिमल्स बार है और उसने क्लियरली कहा है कि 2 डेसिमल प्लेस पे लेना है। तो 19.16 है, 6 के बाद आप लोग देख सकते हैं थर्ड डेसिमल प्लेस पे 6 है। तो 6 को जो सेकंड डेसिमल प्लेस वाला 6 है उसको मुझे 7 पे करना पड़ेगा, तो दिस विल बी। अब लास्ट है फैक्ट्री।
इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका रेवेन्यू है 360,000, -112,500 -94,500 -45,000। 108,000। 108,000 को आप इसके यूनिट से करते हैं, इसके 2250 यूनिट्स हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट ही आ रहा है $48 पर यूनिट। इसी तरह मैं इसका सी एस रेशियो भी निकाल देता हूँ। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है 108,000। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 108,000 है, इसका टोटल रेवेन्यू है 360,000। तो इसका एग्जैक्ट ही आ रहा है 30%। तो सर एक प्रोडक्ट में डेसिमल का इशू, तो बाकी दो का एग्जैक्ट में ही आ रहा है। तो ये तो मैंने कर दिया आप लोगों के लिए पार्ट ए। अब इसके बाद है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर इन बोथ यूनिट्स एंड डॉलर्स। गिव योर आंसर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर, वर्किंग्स मस्ट बी शोन। और देखिए यूनिट्स वैसे ही जो आपके एग्जैक्ट यूनिट्स होते हैं वो डेसिमल में मेजर नहीं किए जाते, तो अगर डेसिमल में किसी का आंसर आएगा तो हमें से एग्जैक्ट नंबर पे राउंड ऑफ करना है। ये भी इजी है, हम इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ब्रेक इवन यूनिट्स का आप लोग का फॉर्मूला एक ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये फॉर्मूला आपका जो प्रॉफिट की इक्वेशन हम बनाते हैं ना, अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएं तो उसमें हम प्रॉफिट को जीरो रखेंगे। तो उसको अगर आप उस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन आपका ये इक्वेशन बनेगी, ब्रेक इवन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है। तो ऑब्वियसली इसको इक्वेशन बना के करने में आप लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए उससे ही जो फॉर्मूला डिराइव्ड है इसी को आप लोग यूज़ करें। जो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू या वैल्यू है उसके ऑल हाउ एवर उसके टू फार्मूलाज है, तो वो मैं आपको दोनों से इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। पहले हम ब्रेक इवन इन यूनिट्स कर लें। ओके चलिए मैं रेवेन्यू को भी मेंशन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के हिसाब से जिस तरह आपको डेटा प्रेजेंटेड है और जो प्रीवियस पार्ट्स में उसने कैलकुलेशन करवाई है, तो आप लोग को टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो यूज करना चाहिए। इसका हाउ एक और फार्मूला भी है,
दूसरा फॉर्मूला इसका ये। तो इसमें मैं आपको हाउस होल्ड दोनों प्रोसेस से करके दिखा देता हूँ ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए। यूनिट्स के लिए तो ऑब्वियसली एक ही फॉर्मूला है। फैक्ट्री। तो पहले तो ये जो फैक्ट्री है हम पहले इसी का ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का आपको फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसकी फिक्स कॉस्ट है 67,500 और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 48। अब 67,500 डिवाइडेड बाय 48। अब आप लोग देखेंगे कि डेसिमल्स में आ रहा है, और देखिए यूनिट्स कभी ना डेसिमल्स में नहीं मेंशन होते, वो एग्जैक्ट होल नंबर पे ही मेंशन किए जाते हैं। अब 1406.25 है, अगर मैं 2 को चले राउंड ऑफ कर भी दूँ तो वो 1406.3 हो जाएगा। और डेसिमल के बाद वाला नंबर अगर बिलो 5 है तो ये 1406 एज इट इज एज 1406 ही रहेगा। तो इसका ब्रेक इवन यूनिट्स 1406 यूनिट्स है। अब इसी का मैं ब्रेक इवन इन रेवेन्यू या ब्रेक इवन वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जो इस क्वेश्चन में जिस तरह डेटा प्रेजेंटेड है उसके अकॉर्डेंस में जो बेटर फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो, क्योंकि सी एस रेशियो उसमें हम कैलकुलेट करवाए थे प्रीवियस पार्ट पे एग्जामिनर ने। तो फिक्स कॉस्ट इज 67,500 एंड द सी एस रेशियो इज 30%। तो आप लोग 30% या 0.3 भी ले सकते। तो ये आया हमारा 225,000। इसका एक फॉर्मूला टू भी है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कर देंगे तो ये होगा 1406। इसकी सेलिंग प्राइस इसकी अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है फैक्ट्री की, तो ये जो उसका रेवेन्यू है 360,000, इसको आप लोग 2250 से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उससे हमारी आ जाएगी दैट इज 160। तो 1406 को आप 160 से करवाएं। तो देखिए अगर 1406 को मैं कराऊं 160 से, तो ये आपका 224960 आ रहा है। और उसने खुद भी कहा है क्वेश्चन में नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट होल नंबर। तो ऑब्वियसली ये आपका 225,000 हो जाएगा। तो क्योंकि इसका ब्रेक इवन यूनिट डेसिमल में, तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। अगर ब्रेक इवन यूनिट्स एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो दोनों फॉर्मूला से ब्रेक इवन एंड रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम आएगा।
अब इसी तरह मैं हाउस होल्ड और इसका बिजनेस का भी ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो इसकी फिक्स कॉस्ट है 57,600 और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है। तो दैट इज 2880 यूनिट्स। इसका ब्रेक इवन रेवेन्यू हो जाएगा 57,600 डिवाइडेड बाय 20%। तो हो जाएगा 288,000। ये यूनिट्स में ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन रेवेन्यूज के आगे डॉलर लगाइएगा। अगर आप दोनों में यूनिट्स लगाएंगे, जैसे उस पर यूनिट्स लिखना है और उस पर डॉलर लिखना है, तो ये पता नहीं चलेगा कौन सा ब्रेक इवन यूनिट्स है, कौन सा ब्रेक इवन रेवेन्यू है। अब बिजनेस का ब्रेक इवन यूनिट्स, इसकी फिक्स कॉस्ट है 27,000। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 23। अब इसमें मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं 27,000 डिवाइड बाई 23 करूँ, तो ये डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 9 है, इसका मतलब ये 3 राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा। तो द ब्रेक इवन यूनिट्स होगा 1174 यूनिट्स। इसमें 27,000। अच्छा, ऊपर तो सी एस रेशो ऑब्वियसली जब प्रीवियस पार्ट में निकालना था, तो वहाँ मैंने उसका परसेंटेज में आंसर दिया था, क्योंकि सी एस रेशो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। लेकिन यहाँ मैंने सी एस रेशो उसके लिए फ्रैक्शन में लिया है। तो उससे ब्रेक इवन रेवेन्यू we will be able to calculate a more accurate break even revenue if we take a say if a CS ratio is coming in decimal terms. So if we take it as a fraction, 23 divided by 120, और ये लो आप लोग कैलकुलेटर में ऐसे ही एंटर कर सकते हैं, 27,000 डिवाइडेड बाय 23 अपॉन 120। तो ये आया 140869। तो ऑब्वियसली 69, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 है, तो ये 6970 हो जाएगा। तो दिस विल बी 14870 डॉलर, 140870।
140870। तो आई होप सो आप लोग को ये क्लियर है। अभी लास्ट पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप का सिनेरियो आप लोग के एमसीक्यूज में भी आ रहा है रीसेंट पेपर्स में। और अभी जो आपके रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चन है उस पर भी ये सिनेरियो बीच बीच में उसने दिया है। द टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन शोज दैट बोथ द household and the business models appear to be making a loss. Explain why Fernando should not cease production of these two types of refrigerator. दो प्रोडक्ट्स पे लॉस हो रहा है, अपेरेंटली तो इनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दीज टू प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी क्लोज एंड व्हाई फर्नांडो शुड कंटिन्यू विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। तो उसमें पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी है। देखिए, अगर अब से उसके लिए आपको एज्यूम करना होगा कि सपोज करें आप हाउस होल्ड बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। अगर हाउस होल्ड बिजनेस को क्लोज कर देता हूँ तो उनके रेवेन्यू जीरो, अगर यूनिट जीरो हैं तो उनके रेवेन्यू और उनकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं प्रोडक्शन दोनों की जीरो कर भी दूं, फिक्स कॉस्ट स्टिल मुझे बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट्स हम अगर कुछ ना भी प्रोड्यूस करें तो उससे फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमूव नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आउटपुट लेवल पे डिपेंड ही नहीं करती। तो अब उसके बाद हमारा सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट का प्रॉफिट रह जाएगा 40,500, कि वो फैक्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और इस एक ही प्रोडक्ट पे जो दो प्रोडक्ट्स हमने क्लोज कर दिए उसका फिक्स कॉस्ट का बर्डन आएगा। तो अभी देखिए हमारा ये ओवरऑल प्रॉफिट है 24,600 का, क्योंकि एटलीस्ट इन दोनों प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव थे तो उससे हमें फिक्स कॉस्ट कवर करने में कुछ हेल्प मिल रही थी। अब अगर वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी चला जाएगा तो एक ही प्रोडक्ट को ही सारे फिक्स कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे, दो रिमेनिंग ये जो दो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स हैं उनके। इसकी वजह से इसका ओवरऑल लॉस आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको उस पर समझानी है, और उस पर कैलकुलेशन के आपके समझ लीजिए, जो कैलकुलेशन अगर आपने करके दिखा दी, ये पुराना क्वेश्चन है तो उस पर 2 to 3 मार्क्स तो आपके इसी चीज के है आउट ऑफ 6। और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रिंसिपल ये भी देखिए, अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो आप प्रोडक्ट से कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का मीनिंग ये कि एटलीस्ट दे आर हेल्पिंग अ बिजनेस टू एन एक्सटेंट टू कवर द फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, दोनों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है कि प्रोडक्ट क्लोज नहीं करने। अगर चले कर भी देता हूँ तो फिक्स कॉस्ट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल ये लॉस हमें होगा। अभी तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब मैं जून 2007 के पेपर 2 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रीसेंट पेपर्स में इतने कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो सर इतने स्टोन एज के पेपर से क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जो आपके रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, उस पर प्रॉब्लम क्या है कि या तो ज़्यादातर ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, या उसमें लिमिटिंग फैक्टर प्लस ऑप्शंस कंबाइन होकर आ रहा होता है, या वो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट्स के होते हैं। बिल्कुल जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन है ना, वो आपके रीसेंट पेपर्स में है नहीं। और रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चन में होता हाँ ये है कि ये जो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होती है ना, ये शुरू में कुछ पार्ट्स वो दे देता है ए अभी, ताकि कि जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना है अकाउंटिंग में, वो उन कैलकुलेशंस के जरिए पास हो जाए। क्योंकि डेफिनेटली जो धक्का मार स्टूडेंट्स हैं वो आगे के जो टेक्निकल पार्ट्स है उसमें मिस्टेक्स करेंगे। लेकिन ये जो पुराने क्वेश्चन है ना, एक तो ये कि दीज आर quite easy in comparison to the papers of in comparison to the questions of the recent past papers। तो कोई नया लर्न कर रहा है ना मार्जिनल कॉस्टिंग को, तो सिर्फ उसकी बेसिक कैलकुलेशन कॉमन कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट गुड। और मैंने जो अपने टॉपिकल पास पेपर्स कंपाइल किए और टॉपिकल पास पेपर में अपने प्रिपेयर कर रहा था, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई वाज नॉट कंसिस्टेंट इन अपलोडिंग यूट्यूब वीडियोस।
तो ऑब्वियसली वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, टॉपिकल पास पेपर्स भी कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो वो एक बर्डन अब खत्म हो गया है। तो उस पे मैंने जैसे जो मार्जिनल कॉस्टिंग के मैंने बेसिक्स के नाम से ही एक टॉपिक उसमें इंक्लूड किया, और उसमें मैंने पुराने सारे इजी क्वेश्चंस इंक्लूड किए। तो ग्रेजुअली, लेकिन मैं जो रीसेंट पेपर के क्वेश्चन है ऑब्वियसली उसमें ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग है, लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि मार्जिनल के एडवांस लेवल के सब टॉपिक्स है, तो वो ऑब्वियसली कवर कर, वो क्वेश्चंस भी मैं करूंगा ताकि वो टॉपिक्स भी कवर हो। और टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स में क्या होता है कि वो या क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, ये एटलीस्ट उनसे तो काफी बेहतर क्वेश्चन है। और माइंडेड ये भी कि 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, अगर आपको एक कॉमन कैलकुलेशंस करना आती होंगी तो ही आप इनको सही कर पाएंगे, वरना आप इन पे भी मिस्टेक कर देंगे। Fernando manufactures three types of refrigerator for household, business, and factory use. The following data apply to the year ended 30 April 2007. ये देखिए सेल्स यूनिट्स है, ये क्वांटिटी है सेल्स की। यूनिट्स का मतलब है क्वांटिटी, और ये ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू है, ये रेवेन्यू है आपका। और देखिए आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट है। तो जिन कॉस्ट के साथ डायरेक्ट मेंशन हो ना, इसका मतलब वो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी करती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। आपको फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, फिर आपको हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है। अच्छा, एट टाइम्स अब जो क्वेश्चन है उसमें पर यूनिट पे भी डेटा गिवन होता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई होती है, वेरिएबल कॉस्ट सारी पर यूनिट दी हुई होती है। For the year ended 30 April 2007, calculate for each type of refrigerator the contribution per unit, the contribution as a percentage of sales. ये है CS रेशियो। Give answers to a maximum of 2 decimal places. Workings must be shown. अब इस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के दो फॉर्मूलाज है, मैं दोनों से एक प्रोडक्ट तो एटलीस्ट मैं आपको दोनों अप्रोच से करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। तो उसमें इजियर वे आउट ये कि हम पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें, अगर मैं टोटल रेवेन्यू लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लूँ, और उसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट ज़्यादा होगी। तो जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में मल्टीपल अप्रोचेज होती है एट टाइम्स, तो जो क्विकर वे आउट है वो कोशिश कीजिए यूज़ करने की। तो हाउस होल्ड है, जो पहले मेरा प्रेफर्ड फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला 1 है, इसके दो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के। अभी सीपीयू लिख रहा हूँ, सीपीयू मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू सेव टाइम। अब इसका टोटल रेवेन्यू 240 है, 240,000 है। फिर इसकी डायरेक्ट मटेरियल जो है 96,000 है, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये है 48,000, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं, इसके यूनिट्स है 2400।
तो ये आ जाएगा $20 पर यूनिट। हाउस होल्ड को ही मैं आपको Formula 2 से भी करके दिखा देता हूँ। इसके लिए कि मुझे ये पर यूनिट डेटा जो है वो बनाना पड़ेगा इसका। अब देखिए, जैसे मैं हाउस होल्ड को बताता हूँ कि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल रेवेन्यू को अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं यूनिट सोल्ड से, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल है, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दूं। अच्छा, अब आप में से सकता है कुछ लोग ये पूछे कि सर, एट टाइम्स तो प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट डिफरेंट होते हैं। तो वन ऑफ द एजम्पशंस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग इज प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स मार्जिनल में सेम एज्यूम किए जाते हैं, अनलेस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन हो। तो उस पर जो सेल्स के यूनिट्स हैं वही प्रोडक्शन के भी यूनिट्स होंगे। ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आ गया। इसी तरह 72,000 को अगर मैं 2400 से कर दूं, तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह 24,000 को मैं 2400 से कर दूं, तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, डायरेक्ट मटेरियल 40 है, डायरेक्ट लेबर 30 है और वेरिएबल ओवरहेड 10 है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मैं करूंगा 100 -40 -30 -10। तो आप देखिएगा वही $20 पर यूनिट आया। अच्छा, कॉस्टिंग में ये कि आंसर के हिसाब से उसका यूनिट जरूर सही लगाएं, कि वो जैसे यूनिट्स हैं, या वो डॉलर है, या वो परसेंटेज है, या वो डॉलर पर यूनिट है, या वो कोई मटेरियल पर यूनिट है, या वो लेबर आवर्स पर यूनिट है। कॉस्टिंग में फाइनल आंसर के साथ यूनिट जरूर सही लगाएं, वरना आपको फाइनल आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉस्टिंग में हम डिफरेंट यूनिट्स पे चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल में तो हर चीज़ आपकी डॉलर में ही होती है, मनी वैल्यू में होती है, लेकिन कॉस्टिंग में और भी क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, फिर बजाय मैं अभी A2 करने के, मैं हाउस होल्ड का आपको CS रेशियो भी निकाल के दिखा देता हूँ। CS रेशियो का होता है या तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल रेवेन्यू CS रेशियो का एक और फॉर्मूला भी है।
सी एस रेशियो परसेंटेज टर्म्स में, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इट शोज के कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है। तो दिस इज लाइक द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दिस इज हायर द बेटर। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 48,000 है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, इसका टोटल रेवेन्यू है 240,000। तो ये आएगा आपका 20%। इसी तरह मेरे पास पर यूनिट डेटा अवेलेबल है, मैं आपको फॉर्मूला 2 से भी करके दिखा देता हूँ। अगर सी एस रेशियो आप सही कैलकुलेट करेंगे, दोनों प्रोसेस से आपकी परसेंटेज सेम आएगी। हाँ, अगर आपका सी एस रेशियो डेसिमल्स में, तो कुछ माइनर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टिल वैल्यूज काफ़ी क्लोज होंगी दोनों एक दूसरे के। इस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है, और मेरी सेलिंग प्राइस 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है 20%। अब जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है उसके लिए मैं वो एक ही फॉर्मूला से करूंगा। आपको एक प्रोडक्ट में आई थिंक सो मैंने दोनों प्रोसेस से करके दिखा दिया। दैट्स आई थिंक सो दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स गुड इनफ। तो इसका उसी प्रोसेस टोटल कंट्रीब्यूशन 20,700 है, और इसके यूनिट्स हैं 900। इसका है $23 पर यूनिट। इसी का मैं सी एस रेशियो भी कैलकुलेट कर देता हूँ। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है 20,700। इसका टोटल रेवेन्यू है 108,000। तो अब ये डेसिमल्स में आ रहा है, मैं इसको आपको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। देखिए सी एस रेशियो, और उसने टू, अब ये देखिए डेसिमल्स बार है, और उसने क्लियरली कहा है कि 2 डेसिमल प्लेस पे लेना है। तो 19.16 है, 6 के बाद आप लोग देख सकते हैं थर्ड डेसिमल प्लेस पे 6 है। तो 6 को, जो सेकंड डेसिमल प्लेस वाला 6 है, उसको मुझे 7 पे करना पड़ेगा। तो दिस विल बी, अब लास्ट है फैक्ट्री। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका रेवेन्यू है 360,000, माइनस 112,500, माइनस 94,500, माइनस 45,000।
108,000। 108,000 को अब इसके यूनिट से करते हैं, इसके 2250 यूनिट से। तो ये आपका एग्जैक्ट ही आ रहा है, $48 पर यूनिट। इसी तरह मैं इसका सी एस रेशियो भी निकाल देता हूँ। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है 108,000। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 108,000 है। इसका टोटल रेवेन्यू है 360,000। तो इसका एग्जैक्ट ही आ रहा है 30%। तो सर एक प्रोडक्ट में डेसिमल का इशू, तो बाकी दो का एग्जैक्ट में ही आ रहा है। तो ये तो मैंने कर दिया आप लोग के लिए पार्ट ए। अब इसके बाद है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर इन बोथ यूनिट्स एंड डॉलर्स। गिव योर आंसर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। वर्किंग्स मस्ट बी शोन। और देखिए यूनिट्स वैसे ही जो आपके एग्जैक्ट यूनिट्स होते हैं वो डेसिमल में मेजर नहीं किए जाते, तो अगर डेसिमल में किसी का आंसर आएगा तो हमें से एग्जैक्ट नंबर पे राउंड ऑफ करना है। ये भी इजी है, हम इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ब्रेक इवन यूनिट्स का आप लोग का फॉर्मूला एक ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये फॉर्मूला आपका जो प्रॉफिट की इक्वेशन हम बनाते हैं ना, अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएं तो उसमें हम प्रॉफिट को जीरो रखेंगे। तो उसको अगर आप उस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन आपका ये इक्वेशन बनेगी ब्रेक इवन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है। तो ऑब्वियसली इसको इक्वेशन बना के करने में आप लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए उससे ही जो फॉर्मूला डिराइव्ड है इसी को आप लोग यूज़ करें। जो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू या वैल्यू है उसके ऑल हाउ एवर उसके टू फार्मूलाज है। तो वो मैं आपको दोनों से इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। पहले हम ब्रेक इवन इन यूनिट्स कर लें। ओके चलिए मैं रेवेन्यू को भी मेंशन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के हिसाब से जिस तरह आपको डेटा प्रेजेंटेड है और जो प्रीवियस पार्ट्स में उसने कैलकुलेशन करवाई है, तो आप लोग को टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो यूज करना चाहिए। इसका हाउ एक और फॉर्मूला भी है।
दूसरा फॉर्मूला इसका ये। तो इसमें मैं आपको हाउस होल्ड दोनों प्रोसेस से करके दिखा देता हूँ ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए। यूनिट्स के लिए तो ऑब्वियसली एक ही फॉर्मूला है। फैक्ट्री। तो पहले तो ये जो फैक्ट्री है हम पहले इसी का ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का आपको फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसकी फिक्स कॉस्ट है 67,500 और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 48। अब 67,500 डिवाइडेड बाय 48। अब आप लोग देखेंगे कि डेसिमल्स में आ रहा है, और देखिए यूनिट्स कभी ना डेसिमल्स में नहीं मेंशन होते, वो एग्जैक्ट होल नंबर पे ही मेंशन किए जाते हैं। अब 1406.25 है, अगर मैं टू को चले राउंड ऑफ कर भी दूँ तो वो 1406.3 हो जाएगा। और डेसिमल के बाद वाला नंबर अगर बिलो 5 है तो ये 1406 एज इट इज एज 1406 ही रहेगा। तो इसका ब्रेक इवन यूनिट्स 1406 यूनिट्स है। अब इसी का मैं ब्रेक इवन इन रेवेन्यू या ब्रेक इवन वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जो इस क्वेश्चन में जिस तरह डेटा प्रेजेंटेड है उसके अकॉर्डेंस में जो बेटर फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो, क्योंकि सी एस रेशियो उसमें हम कैलकुलेट करवाए थे प्रीवियस पार्ट पे एग्जामिनर ने। तो फिक्स कॉस्ट इज 67,500 एंड द सी एस रेशियो इज 30%। तो आप लोग 30% या 0.3 भी ले सकते। तो ये आया हमारा 225,000। इसका एक फॉर्मूला टू भी है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कर देंगे तो ये होगा 1406। इसकी सेलिंग प्राइस इसकी अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है फैक्ट्री की, तो ये जो उसका रेवेन्यू है 360,000, इसको आप लोग 2250 से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उससे हमारी आ जाएगी दैट इज 160। तो 1406 को आप 160 से करवाएं। तो देखिए अगर 1406 को मैं कराऊं 160 से, तो ये आपका 224960 आ रहा है। और उसने खुद भी कहा है क्वेश्चन में नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट होल नंबर। तो ऑब्वियसली ये आपका 225,000 हो जाएगा। तो क्योंकि इसका ब्रेक इवन यूनिट डेसिमल में, तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। अगर ब्रेक इवन यूनिट्स एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो दोनों फॉर्मूला से ब्रेक इवन एंड रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम आएगा।
अब इसी तरह मैं हाउस होल्ड और इसका बिजनेस का भी ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो इसकी फिक्स कॉस्ट है 57,600 और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है। तो दैट इज 2880 यूनिट्स। इसका ब्रेक इवन रेवेन्यू हो जाएगा 57,600 डिवाइडेड बाय 20%। तो ये हो जाएगा 288,000। ये यूनिट्स में ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन रेवेन्यूज के आगे डॉलर लगाइएगा। अगर आप दोनों में यूनिट्स लगाएंगे, जैसे उस पर यूनिट्स लिखना है और उस पर डॉलर लिखना है, तो ये पता नहीं चलेगा कौन सा ब्रेक इवन यूनिट्स है, कौन सा ब्रेक इवन रेवेन्यू है। अब बिजनेस का ब्रेक इवन यूनिट्स, इसकी फिक्स कॉस्ट है 27,000। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 23। अब इसमें मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं 27,000 डिवाइड बाई 23 करूँ, तो ये डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 9 है। इसका मतलब ये 3 राउंड ऑफ होकर 4 हो जाएगा। तो द ब्रेक इवन यूनिट्स होगा 1174 यूनिट्स। इसमें 27,000। अच्छा, ऊपर तो सी एस रेशो ऑब्वियसली जब प्रीवियस पार्ट में निकालना था, तो वहाँ मैंने उसका परसेंटेज में आंसर दिया था, क्योंकि सी एस रेशो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। लेकिन यहाँ मैंने सी एस रेशो उसके लिए फ्रैक्शन में दिया है। तो उससे ब्रेक इवन रेवेन्यू we will be able to calculate a more accurate break even revenue if we take a say if a CS ratio is coming in decimal terms. So if we take it as a fraction, 23 divided by 120। और ये लो आप लोग कैलकुलेटर में ऐसे ही एंटर कर सकते हैं, 27,000 डिवाइडेड बाय 23 अपॉन 120। तो ये आया 140869। तो ऑब्वियसली 69, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 है, तो ये 6970 हो जाएगा। तो दिस विल बी 14870 डॉलर, 140870।
140870। तो आई होप सो आप लोग को ये क्लियर है। अभी लास्ट पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप का सिनेरियो आप लोग के एमसीक्यूज में भी आ रहा है रिसेंट पेपर्स में। और अभी जो आपके रिसेंट पेपर्स के क्वेश्चन है उस पर भी ये सिनेरियो बीच बीच में उसने दिया है। द टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन शोज दैट बोथ द household and the business models appear to be making a loss. Explain why Fernando should not cease production of these two types of refrigerator. दो प्रोडक्ट्स पे लॉस हो रहा है, अपेरेंटली तो इनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दीज टू प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी क्लोज एंड व्हाई फर्नांडो शुड कंटिन्यू विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। तो उसमें पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी है। देखिए, अगर अब से उसके लिए आपको एज्यूम करना होगा कि सपोज करें आप हाउस होल्ड बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। अगर हाउस होल्ड बिजनेस को क्लोज कर देता हूँ तो उनके रेवेन्यू जीरो, अगर यूनिट जीरो हैं तो उनके रेवेन्यू और उनकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं प्रोडक्शन दोनों की जीरो कर भी दूं, फिक्स कॉस्ट स्टिल मुझे बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट्स हम अगर कुछ ना भी प्रोड्यूस करें तो उससे फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमूव नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आउटपुट लेवल पे डिपेंड ही नहीं करती। तो अब उसके बाद हमारा सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट का प्रॉफिट रह जाएगा 40,500, कि वो फैक्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, और इस एक ही प्रोडक्ट पे जो दो प्रोडक्ट्स हमने क्लोज कर दिए उसका फिक्स कॉस्ट का बर्डन आएगा। तो अभी देखिए हमारा ये ओवरऑल प्रॉफिट है 24,600 का, क्योंकि एटलीस्ट इन दोनों प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव थे तो उस समय फिक्स कॉस्ट कवर करने में कुछ हेल्प मिल रही थी। अब अगर वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी चला जाएगा तो एक ही प्रोडक्ट को ही सारे फिक्स कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे, दो रिमेनिंग ये जो दो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स हैं उनके। इसकी वजह से इसका ओवरऑल लॉस आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको उस पर समझानी है, और उस पर कैलकुलेशन के आपके समझ लीजिए, जो कैलकुलेशन अगर आपने करके दिखा दी, ये पुराना क्वेश्चन है तो उस पर 2 to 3 मार्क्स तो आपके इसी चीज के हैं आउट ऑफ 6। और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रिंसिपल ये भी देखिए, अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो आप प्रोडक्ट से कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का मीनिंग ये कि एटलीस्ट दे आर हेल्पिंग अ बिजनेस टू एन एक्सटेंड टू कवर द फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, दोनों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है कि प्रोडक्ट क्लोज नहीं करने। अगर चले कर भी देता हूँ तो फिक्स कॉस्ट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल ये लॉस हमें होगा। अभी तो